Good morning, all of you students. बहुत अच्छे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपकी जो एकांतवास है, कुछ समय बाद ही आप ख़त्म होने वाला है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है और जो डेली रूटीन में आप फिर से आने वाले हो और अपना जो वर्क है डे बाय डे उसको आप प्रॉपरली बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं आपसे बहुत अपेक्षाएं करता हूँ कि मेरे बच्चे जो है आने वाले भविष्य में अपने माता-पिता का, हमारा और अपना नाम रोशन करेंगे आने वाले समय में। बहुत आपकी अच्छी नींव डल चुकी है। आज जो हम काम करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चनों को तो मैंने कल आपको कंप्लीट करा दिया था। जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आज क्वेश्चन नंबर 5th है। ये आपको लर्न करना है बच्चों। सामंती व्यवस्था में दूसरे मतलब अभिजात वर्ग, दूसरा वर्ग मतलब अभिजात वर्ग, पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग। इसमें दूसरे वर्ग की स्थिति में महत्व के बारे में बताना है आपको। परिचय देना है बेटा इसमें। सामंती व्यवस्था में दूसरे वर्ग को अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता था और पादरी वर्ग ने ही इस समाज का विभाजन किया था, जिसके कारण उन्होंने स्वयं प्रथम वर्ग का दर्जा ले लिया। और जो है अभिजात वर्ग को कुलीन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुलीन जो थे धनवान व्यक्ति, वो इसका अभिन्न अंग थे और ये शासन व्यवस्था का जिम्मेदारी की सारी व्यवस्था इस पे ही केंद्रित होती थी। पॉइंट इसमें बना के लिखने हैं। इसकी स्थिति में बेटा अभिजात वर्ग के अधिकार व शक्तियाँ लिखनी है आपको। अधिकार लिख देना और दूसरे पॉइंट में अभिजात वर्ग की शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ दी जाती थी उनको। अपने जहाँ भी जो भी क्षेत्र थे उसमें उनका उनको क्या क्या अधिकार दिए गए थे। कर इकट्ठा करना है या शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, सेना के कार्यों को का सही ढंग से कार्य निर्वहन करना है। ये सारा कुछ जो है इसी में जो करना है आपको। यहाँ से देख लेना आप। इसमें ये जो है यहाँ से पॉइंट है, व्यवहार करने के लिए स्वतंत्रता, न्याय संबंधी कार्य भी ये करते थे, न्यायालय खोलने का इनको अधिकार था, ये इनको शक्तियाँ थी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे इसमें सामंतों के आवास। सामंतों का आवास कहाँ होता था, यानी सामंत जहाँ पर रहते थे उसको मैनर कहा जाता था। यहाँ पर है आपका मैनर, मैनर कहा जाता था। और उनके साथ नौकर, सहायक, सैनिक जो है ये कृषकों के प्रतिनिधि रहते थे। और ये सामंत जो थी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा करता था। मैनर की जागीर, इसमें लिखना है मैनर की जागीर क्या होती थी, यानी 10 परिवारों के साथ 80 परिवारों तक होती थी। साठ ही
नेक्स्ट इसमें बना लेना है आत्मनिर्भरता, यानी मैनर प्राय आत्मनिर्भर नहीं होते थे। उनके कुलीनों को प्रयोग में वस्तुएं, आभूषण, विलासिता और ऐश्वर्य की वस्तुओं का हथियार से बाहर से खरीदने पड़ते थे। नाइट की भूमिका लिखनी है, नाइट की स्थिति के बारे में वर्णन करना है बच्चों। इसमें ये जो है ये पॉइंट बना रखे हैं 1 2, इनमें उन्हीं को जोड़ना है, अलग से इसमें नहीं बनाना है। कभी अलग से इसमें लिख दें आप, ऐसा नहीं करना है। नाइट की स्थिति मतलब नाइट की क्या स्थिति थी, अभिजात वर्ग में मैनर में रहता था नाइट, और उनको बहुत सारी जो अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती थी सामंत वर्ग के द्वारा, और ये अपने लॉर्ड्स के प्रति वफादार होता था। मैंने आपको बता दिया लॉर्ड मतलब अब बताया था राजा जो था, पादरी वर्ग जो था वो उसको राजा वर्ग को अपना लॉर्ड मानता था, अभिजात वर्ग पादरी वर्ग को लॉर्ड मानता था, कृषक वर्ग अभिजात वर्ग को लॉर्ड मानता था। ये एक पिरामिड प्रणाली थी जो उस सामंत व्यवस्था में प्रचलित थी। ये क्वेश्चन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन यूरोप समाज की संरचना में तृतीय वर्ग की स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। तृतीय वर्ग मतलब कृषक वर्ग। कृषक वर्ग के बारे में बताना, 2 प्रकार के कृषक थे, एक तो स्वतंत्र कृषक और एक दास कृषक। उनके बारे में बेटा आपको बता देना है प्रत्येक पॉइंट में। ये क्वेश्चन जो ये इसके परिचय देकर इसमें छोटे छोटे पॉइंट बना देने हैं आपको। लॉर्ड की क्या भूमिका होती थी, ग्रामीण जो तीसरे वर्ग में ग्रामीण कृषक। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको हम करवाने जा रहे हैं बेटी, मध्यकालीन यूरोप में कृषि तकनीक के में किस किस तरह के बदलाव आए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बता देना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कोई भी कि आपको उसको रटना नहीं है, समझना है, समझ के उसको कंप्लीट करना है। आपको पता है जो कृषि तंत्र होता है वो किसी भी देश की रीढ़ मानी जाती है। मतलब अगर रीढ़ क्यों कहने का तात्पर्य क्या है कि मुख्य जो तंत्र होता है कृषि का वो सबसे ज़्यादा कृषि पर ही डिपेंडेबल होता है। मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग अन्य सेक्टरों में जब कार्य नहीं मिल पाता है तो एट लास्ट कोई भी व्यक्ति अपने कृषि क्षेत्र से जुड़ जाता है। मतलब वो किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी नौकरी से अपने आप को अटैच नहीं कर पाता है तो एट लास्ट वो लौट कर अपनी जमीन से ही जुड़ जाता है। इसलिए मतलब जब इसको कोई जो रोजगार नहीं मिल पाता है तो अपने भरण पोषण के लिए वो कृषि के साथ जुड़ जाता है, और यही इसलिए उसको रीढ़ कहा है। परिचय में लिखना है आपको 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप में कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव हुए। इसमें उनके परिवर्तनों के साथ, नए नए तंत्रों के साथ, नए नए मशीनों के साथ जो बदलाव हुए उनके बारे में आपको इसमें डेरिवेशन करना है। अब इसमें क्वेश्चन में हेडिंग बनाएंगे बेटा, यूरोप में होने वाले कृषि तकनीकी विकास।